गुड इवनिंग एवरीवन। कल जो क्लास हमारी थी उसमें हमने यस गुड इवनिंग। कल की क्लास में हमने इंडेक्सिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है। इंडेक्सिंग लैंग्वेजेस में हमने क्या क्या कवर किया था। हमने इंडेक्सिंग लैंग्वेज होती क्या है वो कवर किया था। उसकी मीनिंग क्या होती है, उसका स्कोप क्या है, नेचुरल लैंग्वेज इंडेक्सिंग लैंग्वेज से कैसे अलग है ये देखा था। इंडेक्सिंग लैंग्वेज का स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है। ठीक है। उसके लक्षण या एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है। और वोकेबलरी कंट्रोल क्या होता है और वो कैसे किया जाता है, यहाँ तक हमने पढ़ा था कल की क्लास में। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है। आज हम इंडेक्सिंग लैंग्वेजेस के जो टाइप है उसको पढ़ेंगे और उसके बाद सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग या लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग कैसे काम करती है या उसका स्ट्रक्चर कैसे है उसके बारे में हम आज थोड़ा पढ़ेंगे। बुक शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। मीनिंग, इंट्रोडक्शन, नेचुरल लैंग्वेज वर्सेस इंडेक्सिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर ऑफ इंडेक्सिंग लैंग्वेज और एट्रीब्यूट्स, देन वोकेबलरी कंट्रोल, ये हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, देन सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। ये आज हम ट्राई करेंगे कि आज हम कवर कर लें। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। देन टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग लैंग्वेजेस। कल हमने पढ़ा था कि इंडेक्सिंग लैंग्वेज अलग अलग तरह की होती है, जो जिसमें दो तरह की इंडेक्सिंग लैंग्वेजेस होती है। ठीक है। एक होती है जो नेचुरल लैंग्वेज के वर्बल लैंग्वेज पे बेस्ड होती है और दूसरी कौन सी होती है, एनीवन? यस। एक होती है कोडेड और एक होती है वर्बल। तो आज हम दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे कि वर्बल कौन कौन सी है और कोडेड कौन कौन सी है। तो फर्स्ट इसमें है क्लासिफिकेशन स्कीम्स। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन स्कीम्स किस तरह की इंडेक्सिंग लैंग्वेज है, एनीवन? क्लासिफिकेशन स्कीम किस तरह है, कोडेड, क्योंकि वहां पे जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको किसी नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। वहां पे किसी भी विषय को नंबर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। अ क्लासिफिकेशन स्कीम एम्प्लॉयज कोडेड वोकेबलरी इन द फॉर्म ऑफ इट्स नोटेशन। ठीक है। जो नोटेशन ये यूज करते हैं वो एक तरह के कोड्स होते हैं। लाइब्रेरीज हैव long been using notational schemes of library classification to organize information resources on shelves and to provide means for locating information resources in the bibliographical tool such as catalogs, bibliographies, abstracts and indexing documents। ठीक है। तो यहाँ पे हम इन सब रिसोर्सेस को यूज करके क्या कर सकते हैं, बुक को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन स्कीम को यूज करके हम बुक्स को ना केवल शेल्फ में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बल्कि उन यूजर्स को हम एक वे प्रोवाइड करते हैं जिसकी मदद से वो बुक को लोकेट कर पाएगा शेल्फ में। We know that classification is a mental process of grouping of entities in order of their degrees of likeness and separating entities according to their degree of unlikeness। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है जहाँ पे हम जो जो भी एंटिटीज होती है, जो भी आइसोलेट्स या यूनिट्स ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हें हम उनके लाइकनेस और अनलाइकनेस के हिसाब के अकॉर्डिंग उनको एक साथ लाते हैं या अलग अलग करते हैं। ठीक है। ऑल क्लास designation of subjects are name of subject irrespective of the fact they whether they are in term of class number or verbal specification। जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको चाहे हम किसी भी तरह से रिप्रेजेंट करें, चाहे वो क्लास नंबर हो या फिर उन्हें हम थिसरस के
थ्रू या फिर सब्जेक्ट हेडिंग के थ्रू किसी वर्बल एक्सप्रेशन के थ्रू स्पेसिफाई करें, लेकिन वो होते क्या हैं, वो किसी की न किसी विषय का नाम ही होते हैं। द असाइनमेंट ऑफ क्लास डेजिग्नेशन इन द नोटेशनल प्लेन इज कॉल्ड class number, and the preparation of the tool to be used for this purpose is classification scheme। ठीक है, तो जो नोटेशन यूज करके जो नंबर बनाते हैं हम उसे हम क्लास नंबर कहते हैं, और जिस टूल का यूज करते हैं हम वो क्लास नंबर बनाने के लिए, उन टूल्स को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन स्कीम्स कहते हैं। ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन स्कीम सच एज डुई डेसिमल क्लासिफिकेशन, universal decimal classification, library of congress classification, colon classification etc were devised several decades ago or more। ठीक है, अभी जो भी चलन में है क्लासिफिकेशन स्कीम्स, वो बहुत पुरानी है और कई समय पहले उनको डिवाइस किया गया था। ओल्डेस्ट अगर हम कहें तो ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन जो 1876 में डिवाइस हुई थी, लेकिन वो अपडेट समय समय पे होती रही है। ठीक है, although over the years they have been modified and improved, the main objective remain unchanged। ठीक है, वो समय समय पे चेंज होती रही है, लेकिन अगर उनके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो ऑब्जेक्टिव जो हैं वो चेंज नहीं हुए हैं। द वेब वर्जन ऑफ DDC 22nd edition web, that is WebDUI, includes all update since its publication in 2003 प्लस सप्लीमेंटल डेटा। ठीक है, तो जो वेब डूई है, तो वेब डूई अभी तक जितने भी डूई डेसिमल क्लासिफिकेशन के एडिशन पब्लिश हुए हैं वो सारे अपडेट्स उसके अंदर आ जाते हैं, उसके साथ साथ जो नए अपडेट्स होते हैं वो भी वेब डूई के अंदर आ जाते हैं। The most important feature of WebDUI is that it gives additional points of access by combining DDC number and and Library of Congress classification subject heading LCSH। ठीक है, डुई डेसिमल WebDUI क्या करता है, WebDUI ना केवल आपको DDC के नंबर को एक्सेस प्रोवाइड करता है बल्कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग को भी एक्सेस करवाता है। इट ऑल्सो गिव एक्सेस टू मेनी प्री बिल्ट नंबर, बहुत सारे पहले से बने हुए नंबर को भी वो एक्सेस प्रोवाइड करता है, स्पेशली इन द लिटरेचर क्लास विच आर नॉट अवेलेबल इन प्रिंट वर्जन। Although classification scheme were mainly designed for organizing bibliographical items, many researchers have also used classification scheme to organize information resources on the web। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन स्कीम्स है उनका इन्वेंशन जो है उनको बनाया इसलिए गया था ताकि हम अ, जो बिब्लियोग्राफिकल आइटम्स है या बुक्स है, जर्नल्स है, ठीक है, रिपोर्ट्स है, थीसिस है, इस तरह के रिसोर्सेज को हम उससे क्लासिफाई कर सकें। लेकिन आज उसका यूज वेब रिसोर्सेज को भी क्लासिफाई करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये है क्लासिफिकेशन स्कीम। उसके बाद सेकंड जो टूल है इंडेक्सिंग लैंग्वेज का जो टाइप है वो है सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हेडिंग has been defined as a word or group of words indicating a subject under which all material dealing with the same theme is entered in a catalog or bibliography or arranged in a file। ठीक है, तो सब्जेक्ट हेडिंग क्या हो सकता है, वो एक वर्ड हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है, वो एक फ्रेज की तरह भी हो सकता है। ठीक है, और वो क्या इंडिकेट करता है, वो एक विषय को इंडिकेट करता है, और किस चीज के विषय को इंडिकेट करता है, एक डॉक्यूमेंट। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो है जिसके रेफरेंस में वो सब्जेक्ट बनाया गया, उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को वो सब्जेक्ट हेडिंग रेफर करती है। ठीक है, और इस सब्जेक्ट हेडिंग को कहाँ एंटर किया जाता है, इसको हम कैटलॉग में यूज कर सकते हैं, बिब्लियोग्राफी में यूज कर सकते हैं, या फिर किसी फाइल में अरेंज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। A vocabulary control device depend on a master list of words or terms that can be assigned to the documents। ठीक है, तो vocabulary control की अगर बात करें तो vocabulary control कैसे होता है, एक स्टैंडर्ड लिस्ट होती है या एक मास्टर लिस्ट ऑफ टर्म्स होती है। ठीक है, टर्मिनोलॉजी होती है जो किसी भी डॉक्यूमेंट को हम असाइन करते हैं। सच अ मास्टर लिस्ट ऑफ टर्म रेफर्ड टू एज लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, और लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग जो है वो उसी प्रकार की एक मास्टर लिस्ट कही जाती है।
A subject heading list is an alphabetical list of terms and phrases with appropriate cross references and notes that can be used as a source of subject heading in order to represent the subject content of a document. ठीक है, तो सब्जेक्ट हेडिंग जो में जो टर्म्स या जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो किस तरह से अरेंज किए जाते हैं, वो अल्फाबेटिकल अरेंज किए जाते हैं डिक्शनरी फॉर्म में। ठीक है, उसके साथ साथ उसमें कुछ नोट्स भी होते हैं, उसमें क्रॉस रेफरेंसेस भी होती है जिसका यूज हम अ, किसी भी सब्जेक्ट के कंटेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कर सकते हैं। अ लिस्ट ऑफ अदर सिमेंटिकली related terms or phrases are displayed under each term और the phrase। ठीक है, और उस किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो उसके सब सब्जेक्ट होते हैं उसकी भी लिस्ट उसके अंदर यानी उसके जो हेरार्किकल फॉर्म में भी दी हुई होती है। ठीक है, a printed list of subject heading incorporates the thought and experience of many librarians of various type of libraries। ठीक है, तो जो प्रिंटेड लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग होती है वो कहाँ से आई है, बहुत सारे लाइब्रेरियंस या लाइब्रेरी प्रोफेशनल और लाइब्रेरीज के जो एक्सपीरियंस है, उनके जो विचार हैं, उनके थॉट्स है, उनके एक्सपीरियंस है, और उससे वो डेवलप हुई है। देन जनरल प्रिंसिपल, द रूल ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग इन अ डिक्शनरी कैटलॉग वर फॉर्मुलेटेड बाय चार्ल्स हेमिकटर इन 1976। ठीक है, और उसका नाम क्या था उस बुक का, रूल फॉर डिक्शनरी कैटलॉग। The impact of Cutter's principle on construction and maintenance of subject heading is still discernible today। ठीक है, यानी वो अभी भी इसमें है, चलन में, बहुत अच्छी तरह से वो उसको यूज किया जाता है और वो चलन में है। ठीक है, both LCSH and SLSH adopted Cutter's principle of in assigning subject heading for a document। दोनों लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है, उन दोनों ने अपने सब्जेक्ट्स को असाइन करने के लिए कटर्स फॉर्मूला का यूज किया गया है। द जनरल प्रिंसिपल दैट गाइड्स द इंडेक्सर इन द चॉइस एंड रेंडरिंग ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग फ्रॉम द स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग आर डिस्कस्ड इन फॉलोइंग सबसेक्शंस। ठीक है, तो जो भी एक सब्जेक्ट हेडिंग होती है, ठीक है, उस सब्जेक्ट हेडिंग में से किस तरह से इंडेक्सर टर्म्स को चूज करेगा। ठीक है, और वो सब्जेक्ट हेडिंग किस तरह से प्रोवाइड करेगा, वो कैसे प्रोवाइड करता है, वो कुछ न किसी प्रिंसिपल्स के बेस पे, किसी न किसी सिद्धांत के बेस पे उन सब्जेक्ट हेडिंग्स को चूज करता है। और वो सब्जेक्ट हेडिंग को वो प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं, पहला है स्पेसिफिसिटी, फर्स्ट इज स्पेसिफिसिटी। ठीक है, the principle of specific and direct entry require that document to be assigned directly under most specific subject heading that accurately and precisely represent its subject content। ठीक है, तो यानी कोई भी डॉक्यूमेंट अगर है तो हम उसको क्या करना होगा, उसको हमें बहुत प्रिसाइज एंड बहुत स्पेसिफिक जो टर्म है जो उस डॉक्यूमेंट के सब्जेक्ट कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है वो हमें उसे असाइन करना होगा। इफ द डॉक्यूमेंट इज अबाउट द पेंगुइन it should be entered directly under the most specific heading penguin and not under the heading birds or even under the water birds which includes penguin। ठीक है, तो अगर है पेंगुइन की बात कर रहे हैं तो आपको उस सब्जेक्ट उस जो बुक है उसको आपको क्या सब्जेक्ट हेडिंग देना है, उसको पेंगुइन ही देना है, उसको आप बर्ड नहीं दे सकते क्योंकि पेंगुइन एक तरह की बर्ड है। ठीक है, और ना ही उसको आप वाटर बर्ड नाम दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पेंगुइन एक तरह की वाटर बर्ड भी है। यस, हाँ, यस, उसको हम ब्रॉड कैटेगरी में नहीं डालना है, हमें उसे जो स्पेसिफिक कैटेगरी है, प्रिसाइज कैटेगरी, वही हमें देना है उसे। इफ द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट इज नॉट अवेलेबल, अ ब्रॉडर हेडिंग इज द मोस्ट स्पेसिफिक ऑथराइज्ड हेडिंग इन द हायरार्की दैट कवर्स द कंटेंट ऑफ द वर्क। ठीक है, अगर बहुत स्पेसिफिक वर्ड या सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उससे जो ब्रॉडर टर्म है वो आप यूज कर सकते हो जो उसको अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करता हो। इन मेनी केसेस सेवरल हेडिंग में बी असाइंड इन ऑर्डर टू कवर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अ सब्जेक्ट। ठीक है, बहुत सारे केसेस में
एक हेडिंग की जगह एक से ज़्यादा हेडिंग्स का भी यूज़ किया जा सकता है, जिससे आप उसको अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सको। ठीक है, अगर एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, तो फिर आप मल्टीपल एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए मल्टीपल सब्जेक्ट हेडिंग भी बना सकते हो। ठीक है, देन कॉमन यूजेस। यस, बोलिए। एग्जाम्पल देखिए, हमने कल देखा था ना, एक था कि लिटरेसी ऑफ रूरल वुमेन, सोशल एस्पेक्ट ऑफ लिटरेसी ऑफ रूरल वुमेन इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल एस्पेक्ट हो गए ना सब्जेक्ट के, आप एक 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 सब्जेक्ट से उसको दर्शा नहीं सकते, तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए मल्टीपल सब्जेक्ट हेडिंग बनानी पड़ेगी। एक से ज्यादा सब्जेक्ट लेना होगा, ब्रॉडर नहीं, ब्रॉडर तो होगा ही उसमें, ब्रॉडर अगर है तो ब्रॉडर तो होगा ही, लेकिन एक से ज्यादा विषय भी आप एक से ज्यादा हेडिंग भी आप ले सकते हो। हाँ, ठीक है, वो तब होता है कि जब आपके पास कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं मिल रहा है किसी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो आप उसके लिए एक ब्रॉडर टर्म ले सकते हो, यानी उसके ऊपर का, उस हायरार्की में उससे ऊपर जो टर्म है उसको आप चूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट, कुछ बुक ऐसी होती है जिसमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, जिनको आप एक हेडिंग में नहीं ले सकते, तो आप उनके लिए मल्टीपल हेडिंग्स भी क्रिएट कर सकते हो, उनको मल्टीपल हेडिंग भी प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, ओके, देन कॉमन यूजेस। कॉमन यूजेस का प्रिंसिपल क्या कहता है? दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द वर्ड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस अ सब्जेक्ट मस्ट रिप्रेजेंट कॉमन यूजेस। आप जो भी सब्जेक्ट या जो भी हेडिंग यूज कर रहे हो, चूज कर रहे हो, वो क्या होना चाहिए? वो कॉमन यूजेस का सब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इतना ज्यादा टेक्निकल आपने ले लिया कि जिसको कोई यूज करता ही नहीं है। ठीक है, there may be problem in the selection of subject heading when the same concept is expressed by two or more term। ठीक है, जब एक कॉन्सेप्ट एक से ज्यादा शब्दों से एक्सप्रेस किया जा सकता है वो, ठीक है, तो फिर वहां पे हमें क्या प्रॉब्लम आती है, वहां पे कौन सा टर्म हमें चूज करना है, वो एक परेशानी आएगी। लेकिन ये प्रिंसिपल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल सब्जेक्ट हेडिंग आर चूजन are to be chosen keeping in mind the need of users who are likely to use the index file। ठीक है, तो उस समय हमें जो यूजर्स को ध्यान में रखे सबके सब्जेक्ट हेडिंग हमें प्रोवाइड करना है, जो उस इंडेक्स फाइल को यूज करेंगे। ठीक है, हम ऐसे टर्म्स दे देंगे जो यूजर कभी ढूंढेंगे ही नहीं, तो फिर ऐसे टर्म्स को देने का कोई मतलब रहता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर बहुत ऐसे अल्टरनेटिव्स हमारे पास उपलब्ध हैं, तो हमें ऐसे टर्म्स को चूज करना चाहिए जो यूजर्स यूज करें डेली। ठीक है, उसे उनके उनके चलन में हो वो टर्म उस सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, इफ अ चॉइस बिटवीन स्पेलिंग इज मेड फॉर डायलेक्टिकल रीजंस, for the most widely accepted spelling of the word based on the user warrant should be adopted। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि स्पेलिंग का भी इशू आता है कि कौन कौन सी स्पेलिंग यूज की जाए, तो फिर आपको कौन सी स्पेलिंग यूज की जाए, यूज करनी चाहिए जो सबसे ज्यादा चलन में हो। ठीक है, अब भारत में कौन सी स्पेलिंग चलन में है? ये जैसे यहाँ पे अगर इंग्लिश की बात की जाए, तो अमेरिकन इंग्लिश अलग होती है और ब्रिटिश इंग्लिश अलग होती है। तो भारत में जैसे ब्रिटिश इंग्लिश चलन में है, तो हमें क्या करना होगा, हमें ब्रिटिश इंग्लिश को यूज करना होगा स्पेलिंग लिखने के लिए। ठीक है, इफ अ पॉपुलर एंड साइंटिफिक नेम refers to the same concept, the form most likely to be sought on the user should be chosen। ठीक है, अगर कोई एक नेम है, ठीक है, एक पॉपुलर नेम है और एक साइंटिफिक नेम है, और वो दोनों एक ही कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, द फॉर्म मोस्ट लाइकली टू बी सॉर्ट बाय द यूजर्स शुड बी चूजन, यानी जो यूजर जो फॉर्म ज़्यादा यूज करते हैं
उस फॉर्म को ही हमें क्या करना होगा, यूज करना होगा। ठीक है। आफ्टर डिसाइडिंग द नेम ऑफ हेडिंग, अ क्रॉस रेफरेंस शुड बी मेड फ्रॉम नॉन प्रिफर्ड टू द प्रिफर्ड टर्म। ठीक है। तो जब अगर सिनोनियम्स हैं तो आप सारे सिनोनियम्स तो आप यूज नहीं कर सकते, तो आप कोई एक वर्ड यूज करोगे, और बाकी के जो इम्पोर्टेंट नॉन प्रिफर्ड टर्म है उससे आपको क्रॉस रेफरेंस बनानी होगी प्रिफर्ड टर्म के लिए। ठीक है। प्रीफर और नॉन प्रीफर्ड टर्म तो समझ में आ गया है ना आप लोगों को, व्हाट इज प्रीफर्ड टर्म एंड व्हाट इज नॉन प्रीफर्ड टर्म। एनीवन जिसको कंफ्यूजन हो इस टर्म, इसमें, इस कॉन्सेप्ट में, कि प्रीफर्ड टर्म क्या होता है और नॉन प्रीफर्ड टर्म क्या होता है। यस। यस। कैटलॉगिंग और इंडेक्सिंग में क्या डिफरेंस है ये। कैटलॉगिंग जो होता है वो बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स को हम ऐड करते हैं। ठीक है। बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स का अरेंजमेंट है कैटलॉगिंग। ठीक है। उसको हम फिल करते हैं किसी भी हमारे कैटलॉगिंग कार्ड में या फिर मार्क 21 के फॉर्म में। ओके। और इंडेक्सिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग के थ्रू हम उस जो डॉक्यूमेंट की कैटलॉगिंग की गई है उस डॉक्यूमेंट के सब्जेक्ट को असाइन करते हैं। ठीक है। तो कैटलॉगिंग आप ASCE के कार्ड्स बना रहे हो और उसके अंदर जब आप सब्जेक्ट अलॉट करते हो तो वो कैटलॉगिंग नहीं है, वो कैटलॉगिंग के अंदर इंडेक्सिंग है। तो इंडेक्सिंग कैटलॉगिंग का ही एक पार्ट है, उसके अंदर का एक पार्ट है। ठीक है। ठीक है। देन यूनिफॉर्मिटी। अब यूनिफॉर्मिटी से मतलब क्या है कि हम जो भी टर्म यूज कर रहे हैं उसको हमें कंसिस्टेंटली वही टर्म यूज करना है एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। हम ऐसा नहीं है कि आज हमने किसी कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए टर्म वन का यूज किया, 2 महीने के बाद उसी कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टर्म टू का यूज कर रहे हैं, तो फिर वो क्या होगा, वो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं करेगा। तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए आपको टर्म के सिलेक्शन में और उसके यूज में आपको क्या करना होगा, ये कंसिस्टेंट रहना होगा। अ सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट हैज टू बी वेरी प्रिसाइज एंड एग्जैक्ट इन ऑर्डर टू ensure that each concept is represented by a single preferred term। ठीक है। तो जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग होती है उनको भी बहुत प्रिसाइज होने की जरूरत है, ताकि कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर्टिकुलर टर्म से ही रिप्रेजेंट किया जा सके। बोथ सिनोनियम्स एंड होमोनियम्स आर टू बी कंट्रोल्ड। ठीक है। तो सिनोनियम्स को भी आपको कंट्रोल करना होगा और होमोग्राफ दैट इज होमोनियम्स उनको भी आपको कंट्रोल करना होगा। इट शुड list the other synonyms and variants as non-preferred terms with use references to the preferred term। ठीक है। तो ये वही है कि अगर सिनोनियम्स है तो हमें नॉन प्रिफर्ड टर्म से प्रिफर्ड टर्म के लिए क्रॉस रेफरेंस एंट्री बनानी होगी। वन यूनिफॉर्म टर्म मस्ट बी सिलेक्टेड फॉर सेवरल सिनोनियम्स एंड अदर वेरिएंट्स। ठीक है। तो बहुत सारे जब सिनोनियम्स है उसमें से आपको एक प्रिफर्ड टर्म चूज करना होगा, and this term must applied constantly consistently to all document on that topic। और जिस टर्म को आपने सिलेक्ट किया है उस टर्म को आपको हमेशा यूज करना होगा उस कॉन्सेप्ट को या उस सब्जेक्ट की जो बुक्स होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। इफ सेवरल मीनिंग आर अटैच्ड टू वन टर्म दैट इज क्रेन, जैसे कि क्रेन एज अ बर्ड, क्रेन इज अ लिफ्टिंग इक्विपमेंट। ठीक है। द टर्म मस्ट बी क्वालिफाइड सो दैट it will be clear to the user for which the meaning is intended। ठीक है। तो अगर ऐसे कोई टर्म्स है जिस जहाँ पे एक टर्म की दो मीनिंग है तो फिर आपको उसके साथ क्या लगाना होगा, क्वालिफायर लगाना होगा। ठीक है। जैसे अगर क्रेन है, क्रेन अगर बर्ड है तो आपको क्रेन के बाद ब्रैकेट में बर्ड लिखना होगा ताकि वो समझ में आ जाए कि वो क्रेन जो है वो बर्ड की बर्ड जो है उसकी बात कर रहे हैं। और अगर वो लिफ्टिंग इक्विपमेंट है तो क्रेन के बाद आप लिफ्टिंग इक्विपमेंट या फिर मशीन इस तरह से कुछ आपको लिखना होगा ताकि ये पता चल सके कि ये क्रेन जो टर्म है वो एक मशीन के लिए है। ठीक है। तो यूजर बर्ड और मशीन में कंफ्यूज ना हो। ठीक है।
Then consistent and current terminology. This principle states that the term chosen as a subject heading should be both consistent and current, as has already been said regarding the justification of uniform heading. By principle, common usage prevails when there is a problem of choice among synonyms and other variants. ठीक है, तो आपको ये वाला जो प्रिंसिपल है कंसिस्टेंट एंड करंट टर्मिनोलॉजी, ये कहता है कि आपके जो प्रिफर्ड टर्म है या जो आप सब्जेक्ट हेडिंग के लिए जो टर्म्स यूज कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, वो कंसिस्टेंट भी होना चाहिए और करंट भी होना चाहिए। और उसके लिए कौन सा प्रिंसिपल काम करता है, उसके लिए कॉमन यूजेस का प्रिंसिपल काम करता है कि जब आपके पास मल्टीपल टर्म्स है उसमें से आपको कोई एक चूज करना है तो आप कॉमन यूजेस का प्रिंसिपल यूज करोगे कि कॉमन यूजेस में कौन से टर्म्स हैं, तो उन टर्म्स को आप सिलेक्ट करोगे। चेंजेस इन द यूजेस ऑल्सो प्रेजेंट मेनी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जो टर्म्स है उनका यूज धीमे धीमे चेंज हो जाता है। आज एक कॉन्सेप्ट को एग्जाम रिप्रेजेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर टर्म का यूज किया जाता है, लेकिन 10 या 20 सालों के बाद या 5 सालों के बाद उसी कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी और टर्म का यूज होने लग जाता है। तो उस कंडीशन में क्या किया जा सकता है, ठीक है। Then a term chosen on the basis of common uses may be obsolete with the passage of time, यानी समय के साथ वो क्या हो जाता है, obsolete हो जाता है, पुराना हो जाता है। Subsequently, a list of subject heading may be incorporate current terminology as long as entry pose a problem because of the large number of entries listed under the existing subject heading। ठीक है, तो उसके अगर सब नए शब्द आ रहे हैं तो फिर सब्जेक्ट हेडिंग को क्या करना चाहिए, उसको एक जो उसके नए एडिशन पब्लिश करने होंगे जिसमें उस कॉन्सेप्ट के लिए क्या होंगे, नए टर्म्स का यूज किया जाएगा। लेकिन वहां भी एक प्रॉब्लम होगी कि नए टर्म्स का अगर एक कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नए टर्म का यूज करना शुरू कर देंगे तो फिर जो पुराने टर्म्स हैं, ठीक है, पुराने टर्म्स का हो सकता है कि हमने पुराने टर्म्स के ऊपर काफ़ी सारी किताबों की एंट्री की कर दी हो, ठीक है, बहुत सारी इंडेक्सिंग कर रखी हो, तो फिर क्या होगा, एक ही ये तो फिर वही हो जाएगा कि एक टर्म के लिए हम एक से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हेडिंग को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इन दैट केस हमें क्या करना है, अगर वैसा है तो हमें क्या करना है, इन सच सिचुएशन अ सब्जेक्ट ऑथोरिटी फाइल is to be maintained, ठीक है। once a heading is changed, every record that was linked to the old heading can be linked to the new heading and that this decision is recorded in the subject authority file, ठीक है। तो इस उस कंडीशन में क्या करना होगा, हमें सब्जेक्ट ऑथोरिटी जो ऑथोरिटी फाइल है वो भी क्रिएट करके रखनी होगी, ठीक है। तो जब ऑथोरिटी फाइल हमारे पास होगी तो उसे अगर हम एक जगह चेंज करेंगे तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने आप चेंज हो जाते हैं। लेकिन ये जो है ये कंप्यूटराइज्ड वे में पॉसिबल है, ये मैनुअल में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैनुअल में जब आप कार्ड प्रिंट करके लगा दिए हैं तो उन्हें फिर आपको चेंज करना ही होगा। देन फॉर्म हेडिंग। फॉर्म हेडिंग रिफर टू दोज वर्ड्स और फ्रेजेस विच रिप्रेजेंट द लिटरेरी और आर्टिस्टिक फॉर्म्स, ठीक है। अब ऐसे टर्म्स होते हैं जो किसी सब्जेक्ट के फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर लिटरेचर की बात की जाए तो जैसे ऐसे, पोएट्री, फिक्शन, ड्रामा, ये सारे क्या होते हैं, ये फॉर्म होते हैं लिटरेचर के, ठीक है। दीज आर दी वर्ड और फ्रेजेस दैट फॉलो अ सब्जेक्ट हेडिंग एंड इंडिकेटिंग बाय अ डैश, ठीक है। और इस तरह के जो फॉर्म हेडिंग जो होते हैं वो एक सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं और उसको एक डैश के द्वारा उसको इंडिकेट किया जाता है यानी जोड़ा जाता है। दिस वर्ड्स और फ्रेजेस आर यूज टू मेक द सब्जेक्ट मोर स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं जैसे फॉर्म सब हेडिंग है, ठीक है, कुछ और सब हेडिंग हो गई उसके उसकी और कुछ यानी स्पेसिफिक टर्म हो इसमें से स्पेसिफिक सब डिवीजन हो गया, तो फिर उस तरह के सब डिवीजन को हम कब यूज करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट को
मोर स्पेसिफिक बनाने के लिए। Assignment of form heading to individual work as well as to collection and material about the form enable the libraries to provide access to this kind of material to the user। ठीक है, तो जब हम फॉर्म सब डिवीजन या फॉर्म हेडिंग का हम यूज करते हैं तो लाइब्रेरीज क्या कर सकती है, उस तरह उसको जो स्पेसिफिक फॉर्म्स होती है लिटरेचर की उसको भी यूजर तक पहुंचा सकती है आपके अपने कैटलॉग कार्ड के द्वारा। ठीक है, apart from the literary work themselves there are also many kind of libraries material about the literary form that require subject heading for a document on how to write an essay। the heading essay represent a subject। ठीक है, a topical subject heading and a form subheading can be distinguished by using a singular form for the topical subject heading and plural form for form heading। जैसे कि शॉर्ट स्टोरीज है या शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, तो जहाँ पे अ, दो देखिए अब ये कह रहा है कि जैसे कि ऐसे की बात की जाए तो ऐसे क्या है, ऐसे एक सब्जेक्ट का फॉर्म भी हो गया, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं कि हाउ टू राइट ऐसे, अगर ये बुक है तो यहाँ पे ऐसे फॉर्म नहीं हुआ, यहाँ पे एक मेन सब्जेक्ट ऐसे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक टॉपिकल सब्जेक्ट हेडिंग हो गया और फॉर्म सब हेडिंग हो गया। तो दो दो तरह की सब हेडिंग होगी, एक टॉपिकल सब्जेक्ट हेडिंग और एक फॉर्म सब्जेक्ट हेडिंग। ठीक है, तो फॉर्म सब्जेक्ट हेडिंग होगा वो किसी मेन सब्जेक्ट का पार्ट होगा, किसी प्राइमरी सब्जेक्ट का पार्ट होगा, लेकिन टॉपिकल सब्जेक्ट हेडिंग होता है वो खुद ही एक मेन सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अगर आपको डिफरेंस चाहिए तो फिर आप कैसे कर सकते हैं, आप उसको सिंगुलर या प्लूरल में डिवाइड करके उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर टॉपिकल सब्जेक्ट हेडिंग आप यूज कर रहे हो तो फिर आपको उसमें सिंगुलर यूज करना है, और अगर फॉर्म सब हेडिंग यूज कर रहे हो तो आपको प्लूरल यूज करना है। ठीक है, जैसे कि अगर शॉर्ट स्टोरी है तो मतलब ये मेन या टॉपिकल सब हेडिंग है, और शॉर्ट स्टोरीज है तो वो क्या हो गया, वो एक फॉर्म हो गया है। ठीक है, in addition to literary from form heading there are some other form heading that are determined by the general format and the purpose of the document, such as almanac, encyclopedia, dictionary and gazetteers। ठीक है, लिटरेरी सब हेडिंग के अलावा या लिटरेरी फॉर्म हेडिंग के अलावा कुछ और भी जनरल फॉर्मेट्स होते हैं डॉक्यूमेंट के जो कॉमन होते हैं, जैसे कि डिक्शनरीज हो गई, एनसाइक्लोपीडिया हो गया, ठीक है, गेजेटियर्स हो गए, एल्मनेक्स हो गए। तो ये भी अलग अलग क्या हो गए, डॉक्यूमेंट के फॉर्म्स हो गए, उसका फॉर्मेट हो गया। तो इस तरह के फॉर्मेट्स भी आपको फॉर्म हेडिंग में ही यूज करना होंगे। ठीक है, ये आया समझ में, कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? फॉर्म सब हेडिंग और टॉपिकल सब हेडिंग, एनीवन? हाँ बोलिए दीपाली। Yes। हाँ वो टॉपिकल टर्म होगा। ठीक है, वो टॉपिकल टर्म होगा आपका, और जो फॉर्म सब हेडिंग होती है वो टॉपिकल टर्म का पार्ट होता है। ठीक है, अब जैसे फिक्शन है या पोएट्री समझिए। ठीक है, अब अगर पोएट्री की कोई बुक है, हिंदी पोएट्री की, तो आप पहले क्या लिखेंगे, हिंदी लिटरेचर लिखोगे टॉपिकल टर्म में, फिर डैश फॉर्म सब हेडिंग क्या हो गया, पोएट्री। ठीक है, अगर वही वही समझ लीजिए कि इंग्लिश लिटरेचर है तो इंग्लिश लिटरेचर डैश फॉर्म हो गया पोएट्री। ठीक है ना? अब अगर अब देखिए, अब यहाँ पे जो पोएट्री जो टर्म का मैंने यूज किया वो क्या हो गया, वो फॉर्म सब हेडिंग हो गया, जिसको आपको फॉर्म सब हेडिंग यानी डैश के बाद लिखना है। लेकिन कोई ऐसी बुक है कि हाउ टू राइट पोएट्री, तो वहां पे जो टॉपिकल टर्म है वो कुछ है ही नहीं, पोएट्री ही आपका टॉपिकल टर्म होगा। ठीक है, तो ये दोनों है, एक एक होता है फॉर्म सब हेडिंग और एक होता है टॉपिकल सब, टॉपिकल है सब्जेक्ट हेडिंग।
देन क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है? क्रॉस रेफरेंस डायरेक्ट द यूजर फ्रॉम द टर्म और फ्रेज नॉट यूज्ड एज हेडिंग टू द टर्म और फ्रेज दैट इज यूज्ड। ठीक है, नॉन प्रीफर्ड टर्म टू प्रीफर्ड टर्म। जब हम यूजर को रिप्रेजेंट डायरेक्ट करते हैं तो उसको डायरेक्शन देने के लिए हम क्या करते हैं? क्रॉस रेफरेंस एंट्री का यूज करते हैं। ठीक है, और क्रॉस रेफरेंस एंट्री दो तरह की होती है। ठीक है, एक सी एंट्री होती है और एक सी ऑल्सो एंट्री होती है। सी एंट्री यूजर को नॉन प्रीफर्ड टर्म टू प्रीफर्ड टर्म के पर डायरेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं सी एंट्री। और सी ऑल्सो एंट्री क्या करती है? सी ऑल्सो एंट्री यूजर को किसी और टर्म की ओर भी इंगित करती है कि आप इस टर्म पे भी ढूंढिए, वहां पे आपको कुछ लिटरेचर मिल सकता है। ठीक है, और कौन से टर्म की तरह ये यूजर को डायरेक्ट करती है? उसके नैरो टर्म की तरफ डायरेक्ट करेगी या फिर ब्रॉडर टर्म की तरफ डायरेक्ट करेगी। ठीक है, उसके अलावा कुछ जनरल रेफरेंस एंट्रीज भी होती है। ठीक है, तो जनरल रेफरेंसेस क्या करती है? जनरल रेफरेंसेस डायरेक्ट द यूजर to a group or category of heading instead of individual heading. ठीक है, it is sometimes called a blanket reference. The provision of general references in the standard list of subject heading obviate the need of making long list of specific references and thus ensure economy of spaces. ठीक है, तो जनरल रेफरेंसेस क्या होती है कि कोई एक पर्टिकुलर हेडिंग है, उस हेडिंग से मल्टीपल हेडिंग की तरफ भी उसको डायरेक्ट करती है। ठीक है, ग्रुप ऑफ कैटेगरी की ओर भी डायरेक्ट कर सकती है। देन सब्जेक्ट ऑथोरिटी फाइल। अब सब्जेक्ट ऑथोरिटी फाइल जैसे हमने आगे पढ़ा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट ऑथोरिटी फाइल क्या होती है? सब्जेक्ट ऑथोरिटी फाइल कंसिस्ट ऑफ subject authority record ensures uniformity and consistency in the subject heading terminology and cross references। तो ये क्या करती है? सब्जेक्ट ऑथोरिटी जो होती है वो यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर करती है। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी को, कि आप हमेशा एक ही टर्मिनोलॉजी को यूज कर रहे हो। ठीक है, the process of creating subject authority record and maintaining subject authority file is called subject authority control। ठीक है, ऑथोरिटी फाइल को बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम सब्जेक्ट ऑथोरिटी कंट्रोल कहते हैं। उसको हम मेंटेन करके रखते हैं और उसको बनाते हैं उसको। ठीक है, सब्जेक्ट ऑथोरिटी कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड एट टू लेवल, सेंट्रल एंड लोकल। एट द सेंट्रल लेवल a central agency maintains the subject authority file। ठीक है, तो सेंट्रल एजेंसी क्या करती है सेंट्रल लेवल पे? जैसे कि अगर सेंट्रल एजेंसी की बात की जाए तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एक सेंट्रल एजेंसी है। ठीक है, और वो क्या करती है? वो सेंट्रल लेवल पर सब्जेक्ट ऑथोरिटी फाइल को मेंटेन करके रखती है। ठीक है, और सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट। ठीक है, अगर प्रिंटेड फॉर्म में है तो उसे हम सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट कहेंगे। ठीक है, एंड मेक्स चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग हेडिंग और क्रॉस रेफरेंस एज वेल एज एडिंग न्यू वन। ठीक है, तो जो हेडिंग लिस्ट हुई तो वो सीएस लिस्ट, जैसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है, तो वहां पे वो उसे मेंटेन करते रहेंगे कि कौन कौन से टर्म्स हम कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से टर्म्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे जो टर्म्स है उसको या तो मॉडिफाई किया जा सकता है या फिर वहां पे नए टर्म्स को ऐड किया जा सकता है। एट द लोकल लेवल, और ये कौन से लेवल पे हुआ? ये सेंट्रलाइज्ड लेवल पे हुआ। और लोकल लेवल पर क्या होता है? एट द लोकल लेवल अ लाइब्रेरी क्रिएट्स लोकल सब्जेक्ट ऑथोरिटी रिकॉर्ड फॉर ऑन ओनली फॉर हेडिंग नॉट येट अपीयर्ड एज एस्टेब्लिश्ड हेडिंग इन सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट along with needed maintenance information। ठीक है, तो लाइब्रेरी, लोकल लाइब्रेरी क्या करेगी? लोकल लाइब्रेरी भी अपना सब्जेक्ट ऑथोरिटी रिकॉर्ड बनाएगी। और किस चीज के लिए बनाएगी? उन सब्जेक्ट के लिए बनाएगी जिसकी स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हेडिंग अभी तक अवेलेबल नहीं है। ठीक है, thus the subject authority control at the local level includes correcting erroneous heading and cross references, updating obsolete heading and adding or revising cross references
अ न्यू हेडिंग। ठीक है, तो जो हेडिंग जो टर्म्स उन्होंने चेंज कर दिए हैं, पहले जो यूज़ करते थे उसकी जगह कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस में कौन से टर्म से कौन से टर्म तक प्रोवाइड किया गया है, कौन कौन से ऑब्सोलेट टर्म्स को हटा दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी हेडिंग्स है, उसको लोकल सब्जेक्ट ऑथोरिटी कंट्रोल की जो लिस्ट होगी उसमें मेंशन किया जाता है। ठीक है, ALA glossary has defined the subject authority file as a record, as a set of record indicating the authorized form of terms used as a subject heading in a particular set of bibliographic records. The references made to and from the authorized forms, and the information used and its sources in the establishment of the heading and the determination of the references to be made। ठीक है, तो जो authority form of terms बनाया जाता है किसी भी लाइब्रेरी के द्वारा। ठीक है, और उसको कब कहाँ यूज़ किया जाता है, उसको आप कैटलॉग में यूज़ कर सकते हो, आप बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और वो टर्म जो होते हैं वो ऑथोराइज्ड टर्म होते हैं, इसीलिए उसे सब्जेक्ट ऑथोरिटी फाइल कहा जाता है कि किसी पर्टिकुलर टर्म सब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए आप कौन सा टर्म यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये एक तरह की सब्जेक्ट हेडिंग ही हो गई। ठीक है, अगर लाइब्रेरी की बात की जाए तो लाइब्रेरी के लिए क्या हो गया, एक छोटी सी सब्जेक्ट हेडिंग हो गई, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग हो गई। और वो कौन से टर्म्स के लिए सब्जेक्ट हेडिंग बनाएंगे, उन टर्म्स के लिए बनाएंगे जो आप उनके पास अवेलेबल स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में टर्म्स नहीं है। ठीक है, उन्हीं के लिए वो बनाएंगे, बाकी के लिए तो उनके पास स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है। ठीक है, या फिर कोई ऑब्सोलेट हो रहा है सब्जेक्ट जो चेंज हो रहा है, या आपने जिसको क्रॉस रेफरेंस दिया है, तो उन सब टर्म्स के लिए आप अपनी एक स्टैंडर्ड सब्जेक्ट ऑथोरिटी फाइल बनाओगे। द डेफिनेशन सजेस्ट दैट a subject authority file should contain the following item of information। ठीक है, तो सब्जेक्ट ऑथोरिटी फाइल में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, स्टेब्लिश सब्जेक्ट हेडिंग, स्कोप नोड, ठीक है, उसको कहाँ पे यूज किया जाना है, क्रॉस रेफरेंस सेट मेड इट टू अदर हेडिंग, क्रॉस रेफरेंसेस अगर आपने कोई दी है किसी टर्म से किसी टर्म के लिए तो वो आएगी, सोर्स और ऑथोरिटी ऑन विच द डिसीजन ऑन द फॉर्म ऑफ हेडिंग वाज बेस्ड। ठीक है, तो किस आधार पे आपने उस हेडिंग को चूज किया है। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन भी वहाँ पे होगी। A subject authority record is made when subject heading are established and used for the first time। ठीक है, तो वो देखो उसमें जब भी कोई आप टर्म या सब्जेक्ट हेडिंग पहली बार किसी डॉक्यूमेंट के लिए यूज करते हैं तो आप उसको वहाँ पे ऐड करोगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट हेडिंग का सब्जेक्ट ऑथोरिटी फाइल का जो फंक्शन होते हैं, उसके जो फंक्शंस हैं वो कौन कौन से फंक्शंस होंगे। पहला होगा इंडेक्सिंग। ठीक है, तो यानी आप क्या करोगे, वोकेबलरी की लिस्ट आपकी वहाँ पे तैयार हो जाएगी। ठीक है, जिसको आप इंडेक्सिंग के लिए यूज़ करोगे वो क्या होगी, कंट्रोल्ड हो जाएगी। ठीक है, आपको पता है कि आप कौन से टर्म के लिए कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी सब्जेक्ट हेडिंग का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, और उस अगर ऐसी लिस्ट आपके पास है तो हर बार जब आपके पास उस सब्जेक्ट की बुक आएगी तो आप उसके लिए फिर वही सब्जेक्ट हेडिंग दोगे। ठीक है, ईच हेडिंग रिप्रेजेंट ओनली द दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो हर हेडिंग एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट करेगी। ऑल हेडिंग असाइन टू इंडेक्सिंग रिकॉर्ड कन्फर्म द एस्टेब्लिश्ड फॉर्म। ठीक है, तो उसका जो फॉर्म है वो क्या होगा, वो भी यूनिफॉर्म होगा, वो कंसिस्टेंट होगा। देन मेंटेनेंस, necessary adjustment to indexing record are needed to be added from time to time as a result of change in the indexing vocabulary। जब भी आपकी इंडेक्सिंग वोकेबलरी में चेंज होता है तो वो चेंज आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, तो उसको आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा। व्हेन एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट हेडिंग्स आर रिवाइज्ड और न्यू हेडिंग्स आर एडेड, क्रॉस रेफरेंस आर ऑफन अफेक्टेड एंड शुड बी एडजस्टेड। ठीक है, जब भी आप नई हेडिंग्स कुछ बना रहे होते किसी पर्टिकुलर टर्म के लिए या फिर उसको रिवाइज कर रहे होते तो फिर क्या होता है, उस समय क्रॉस रेफरेंसेस जो होती है वो अफेक्टेड होती है, तो आपको उसको भी मैनेज करना होगा।
ठीक है। आपको हो सकता है नई क्रॉस रेफरेंस एंट्रीज बनाने की ज़रूरत हो, या जो बनी हुई है उसको रिवर्स करने की ज़रूरत हो, ठीक है, या उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत हो, तो ये सारी चीज़ें भी आपको करना होगी। The subject authority file reflects the most current status of heading and cross-reference, and thus serves as the source of verification and validation of subject heading as to the indexing records। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट ऑथोरिटी फाइल होती है वो किसी भी सब्जेक्ट हेडिंग या क्रॉस रेफरेंस का क्या होता है, मोस्ट करंट स्टेटस प्रोवाइड करती है। ठीक है, कि वर्तमान में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स के लिए कौन से टर्म्स यूज किए जा रहे हैं। It is also useful when a library converts its manual form to online mode and wishes to have previously existing records reflect current practice। ठीक है, तो ये जब अगर लाइब्रेरी ये चाहती है कि उसको मैनुअल से ऑनलाइन में कन्वर्ट करे, तब भी वो जो वोकेबलरी कंट्रोल टूल जो आपका है, ठीक है, वो आपको ऑथोरिटी फाइल आपको हेल्प करेगी। ठीक है, देन रिट्रीवल। अब रिट्रीवल में भी कैसे ये हेल्प करता है, सब्जेक्ट ऑथोरिटी फाइल हेल्प द यूजर इन टू वे। फर्स्ट, सब्जेक्ट हेडिंग displayed in the subject authority file shows the user the terminology and form of subject points इन द इंडेक्स फाइल। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट ऑथोरिटी फाइल के थ्रू यूजर को भी पता चल सकता है कि कौन कौन से टर्म्स के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट हेडिंग यूज किए गए हैं। सेकेंड, द क्रॉस रेफरेंसेस गाइड द यूजर्स टू रिलेटेड हेडिंग्स व्हेन यूजर्स इनपुट टर्म्स फेल टू रिट्रीव यूजफुल रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो जब यूजर अपनी मर्जी के कुछ टर्म्स को से कोई किसी डॉक्यूमेंट को सर्च करता है, तो उन टर्म्स के आधार पे भी जो क्रॉस रेफरेंसेस होती है वो क्रॉस रेफरेंसेस उसको प्रीफर्ड टर्म की तरफ लेके जाती है। ठीक है, तो ये इन दो चीज़ों में यूज़र को भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया या इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, ऑथोरिटी फाइल और उसके यूजेस। ठीक है, एनी क्वेरी यहाँ तक किसी को? ओके, ठीक है। अब नाउ थीसरस। अब थीसरस क्या है? थीसरस में आपको शॉर्ट में अगर समझाऊं तो थीसरस एक तरह की डिक्शनरी होती है। ठीक है, जहां पर किसी डिक्शनरी में तो एक कॉन्सेप्ट के लिए एक टर्म दिया होता है और उसकी मीनिंग होती है, लेकिन थीसरस में एक टर्म होता है, उसके रिलेटेड टर्म्स, उसका ब्रॉडर टर्म्स, उसका नैरोअर टर्म्स, ये सारा होता है। ठीक है, तो ये इस तरह के टर्म्स का जो कलेक्शन होता है उसको क्या कहा जाता है? थीसोरस कहा जाता है। The term thesaurus has been derived from Greek and Latin word which means a thesaurus, treasury। ठीक है, treasury उसका मतलब होता है, and it has been used for several centuries to mean a lexicon or a treasury of words। ठीक है, तो thesaurus का मतलब होता है शब्दों का खजाना। ठीक है, modern uses may be said to date from 1852 when the first edition of Thesaurus of English Words and Phrase was published by Peter Mark Roget। जो रोजेट्स थीसोरस होता है वो पीटर मार्क रोजेट्स ने पब्लिश किया था और 1852 में फर्स्ट टाइम उसे पब्लिश किया गया था। अ थीसरस, जिसको अगर प्लूरल उसका कहना हो, थीसरस जो है वो सिंगुलर टर्म है और थीसरी जो है वो प्लूरल टर्म है। A thesaurus with which we are concerned is meant for information retrieval and is used as a valuable vocabulary control device for indexing and searching a specific subject area। ठीक है, the journey of the thesaurus from the linguistic domain to information retrieval is evident from the following timeline। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक जो thesaurus है वो ओरिजिनली एक लिंग्विस्टिक रिसोर्स के तौर पे पब्लिश हुआ था, लेकिन वो धीमे धीमे एक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टूल या इंडेक्सिंग टूल भी टूल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और उसका जो कुछ जेनेसिस है वो यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट द थीसरस जो है ये टर्म
ये पहली बार ओईडी, ठीक है, फर्स्ट अपीयर्ड इन ओईडी, इट केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड थिसोरोस विच मीन्स ट्रेजरी और स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, ठीक है। और उसके बाद ये टर्म फिर से कब अपीयर हुआ, ये 1852 में मार्क रोजेट्स थीसरस में ये अपीयर हुआ, ठीक है। इट वाज अ लिंग्विस्टिक थेसरस शोइंग द वर्ड्स बाय द गिवन आइडिया और मोस्ट फिटली द एप्टली एक्सप्रेस, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ आइडियाज। उसके बाद 1957 में डॉर्किन कॉन्फ्रेंस हुई जहां पे मिस हेलन ब्राउनसन फर्स्ट ब्रॉट द आइडिया ऑफ थीसरस इन टर्म ऑफ आईआर थ्रू अ पेपर प्रेजेंटेड देयर, ठीक है। तो ये मिस हेलन ब्राउनसन थी जिन्होंने पहली बार थीसरस को एक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टूल के आधार पे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टूल के तौर पे उसको यूज करने की पेशकश की, ठीक है। वहां पे ये बताया कि हम थीसरस को जो है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टूल के आधार तौर पे भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद 1959 में एचपी लून गेव द आइडिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ थीसरस इन आईआर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, ठीक है। उसके बाद एचपी लून ने वही आइडिया दिया। देन 1969 द फर्स्ट थीसरस यूज्ड इन आईआर सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय डू पॉन्ट इन यूएसए, ठीक है। एक थीसरस बनाया गया था डू पॉन्ट के द्वारा यूएसए में 1969 में, जिसका यूज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए किया गया था। इसकी डेफिनेशन क्या है? देर आर मेनी डिफरेंट definitions of theory varying from quite modest definition that focus on the relation between the word without stating which kind of relations that are meant, to such definition that state more exactly which relation that are concerned. The definition of thesaurus provided by World Science Information System of UNESCO, which is known as UNICIST, on the basis of its function and structure, seem to be the most comprehensive to understand the meaning and scope of thesaurus. ठीक है, तो यूनिसिस्ट ने एक इसकी डेफिनेशन दी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। In terms of function, a thesaurus is terminological control device used in translating from the natural language of document, indexer or users into more constrained system languages, that is documentation language और information language, ठीक है। तो ये एक क्या है, थिसरस को उन्होंने कैसे डिफाइन किया? उन्होंने थिसरस को एक टर्मिनोलॉजिकल कंट्रोल डिवाइस के तौर पे डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि ये थिसरस जो होता है वो क्या करता है, नेचुरल लैंग्वेज डॉक्यूमेंट्स की जो नेचुरल लैंग्वेज होती है उसको वो आर्टिफिशियल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, जिसको इंडेक्सर जो है वो यूज कर सकते हैं एज एक सिस्टम लैंग्वेज के तौर पे, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर द थिसरस इज कंट्रोल्ड एंड डायनामिक वोकेबलरी ऑफ सेमेंटिकली एंड जेनरिकली related terms which covers a specific domain of knowledge, ठीक है। अगर उसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो थिसरस क्या है, ये एक डायनेमिक वोकेबलरी कंट्रोल टूल है जिसमें एक पर्टिकुलर विषय, ठीक है, एक स्पेसिफिक डोमेन ऑफ नॉलेज से रिलेटेड टर्म्स और उससे रिलेटेड टर्म्स उन दोनों का क्या है, ये कलेक्शन है। एक टर्म्स होते हैं और उन टर्म्स से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं, ठीक है, उन सबका ये कलेक्शन है। इसका पर्पस क्या होता है? थीसरस का पर्पस क्या है? इसका पर्पस कुछ दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट इज टू प्रोवाइड अ मैप ऑफ गिवन फील्ड ऑफ नॉलेज, ठीक है। किसी भी फील्ड ऑफ नॉलेज के अंदर जो टर्म्स होते हैं उस टर्मिनोलॉजी का ये मैप प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि कितने कॉन्सेप्ट हैं एक फील्ड ऑफ नॉलेज में, उस उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड टर्म्स कौन कौन से हैं और वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, उसका ब्रॉडर टर्म कौन सा है, उसका नैरोर टर्म कौन सा है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमें थिसरस के अंदर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये इंडेक्सर को या सर्चर को किसी भी कॉन्सेप्ट
का स्ट्रक्चर समझने में हेल्प करते हैं। दूसरा है टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड वोकेबलरी फॉर अ गिवन फील्ड और गिवन सब्जेक्ट फील्ड, which will ensure that indexers are consistent when they are making index entries to an information storage and retrieval system। ठीक है, तो वो एक कंट्रोल्ड वोकेबलरी टूल की तरह भी काम करता है जिसे इंडेक्सर यूज करते हैं। तीसरा है टू प्रोवाइड a system of references between terms which will ensure that only one term from a set of synonyms is used for indexing one concept, and that indexers and searchers are told which of the set is the one chosen। ठीक है, तो जब बहुत सारे synonyms and homonyms अवेलेबल होते हैं, ठीक है, किसी कॉन्सेप्ट के लिए बहुत सारे synonyms अवेलेबल है, तो थिसरस में सारे वर्ड्स नहीं होते, वहाँ पे एक चूजन टर्म होता है। ठीक है, तो अगर वहाँ पे एक चूजन टर्म दिया हुआ है, एक प्रिफर्ड टर्म दिया हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल को हेल्प करेगा उस पर्टिकुलर टर्म को यूज करने में। ठीक है, देन टू प्रोवाइड अ गाइड फॉर यूजर ऑफ द सिस्टम सो दैट दे चूज द करेक्ट टर्म फॉर अ सब्जेक्ट सर्च। ठीक है, तो ये जो थिसरस है ना केवल वो इंडेक्सर को हेल्प करेगा बल्कि यूजर को हेल्प करेगा कि किसी सब्जेक्ट फील्ड के अंदर कोई कॉन्सेप्ट है तो उसको कौन से टर्म से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, दिस stresses the importance of cross references। if an indexer uses more than one synonyms in the same index, for example abroad and foreign and overseas, then the documents are liable to index haphazardly under all of this। ठीक है, अगर विदेश की बात की जा रही है तो विदेश को अगर इंग्लिश में हम बोलें तो उसको एब्रॉड भी कहा जाता है, फॉरेन भी कहा जाता है और ओवरसीज भी कहा जाता है। इन तीनों का मतलब क्या हुआ, सेम हुआ। लेकिन अगर आपको डॉक्यूमेंट को इंडेक्स करना है तो आपको तीन में से कोई एक ही टर्म को यूज करना है, या तो आप फॉरेन यूज करो, या तो आप ओवरसीज यूज करो, या तो आप एब्रॉड यूज करो। लेकिन अगर आप तीनों को यूज करोगे तो क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्कैटर्ड हो जाएंगे। ठीक है, a searcher who choose to one and find documents index there will assume that he has found the correct term and will stop his search without knowing that there are other useful document index under the other synonyms। ठीक है, और अगर बहुत सारे टर्म्स में ये आपके डॉक्यूमेंट्स इंडेक्स किए हुए हैं और यूज़र जब सर्च करेगा तो यूज़र भी क्या करेगा, या तो एब्रोड से सर्च करेगा, या फॉरेन से सर्च करेगा, या ओवरसीज से सर्च करेगा। तो अगर उसने ओवरसीज से सर्च किया और उसको दो तीन डॉक्यूमेंट मिल गए तो उसे लगेगा कि लाइब्रेरी में बस यही दो तीन डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट नहीं है। जबकि ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ और डॉक्यूमेंट है जिसे एब्रॉड या फॉरेन के नाम से इंडेक्स किया गया है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट को जितने यूजर को जितने डॉक्यूमेंट चाहिए वो उसे क्या होगा, नहीं मिलेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट इज टू लोकेट अ न्यू कॉन्सेप्ट इन अ स्कीम ऑफ रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट विथ एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट इन अ वे विच मेक्स सेंस टू यूजर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो जब एग्जिस्टिंग कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और उसके रिलेशनशिप अगर आपको आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, तो वो रिलेशनशिप भी आपको कहाँ मिलेगी, वो रिलेशनशिप भी आपको थिसरस में मिलेगी। ठीक है, देन टू प्रोवाइड क्लासिफाइड हायरार्की so that a search can be broadened or narrowed systematically। तो जो थिसरस होता है, जैसे मैंने उसमें कहा है कि उसमें ब्रॉडर टर्म्स भी होते हैं, नैरोर टर्म्स भी होते हैं। तो अगर इस तरह की क्लासिफाइड हायरार्की आपके पास अवेलेबल है तो आप अ, अपने सर्च को ब्रॉडन कर सकते हो या फिर उसको नैरो भी कर सकते हो इजीली। ठीक है, इफ अ फर्स्ट चॉइस ऑफ टर्म search term produce either too few or too many references और टू द मटेरियल इन द स्टोर। ठीक है, और वो कब यूजर करेगा कि अगर उसे बहुत कम रेफरेंसेस मिली और उसे ज़्यादा चाहिए तो वो सर्च को ब्रॉडन कर देगा, और अगर बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस मिली और उसको कम करना है तो उसके वो अपने सर्च को नैरोअर कर देगा। ठीक है, देन लास्ट इज अ डिजायरेबल पर्पस but one which it would be premature to saying is being achieved is
to provide a means by which the use of term is given subject field may be standardized। ठीक है, तो ये एक ऐसा पर्पस है कि जिसको ये नहीं कह सकते कि वो अचीव हो गया है। ठीक है, लेकिन by which use of term in a given field may be standardized। ठीक है, तो ये एक ऐसा टूल एक ऐसा टूल है जहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट फील्ड जो सब्जेक्ट है उसके अंदर स्टैंडर्डाइज टर्म को रखा गया है, यानी उसके अंदर के जो टर्म्स है वो एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव है या जो ये वाला जो फंक्शन है ये इतना श्योर नहीं है। ठीक है, इट वुड बी प्रीमैच्योर टू से इज बीइंग अचीव्ड। ठीक है, ये अचीव नहीं हुआ है, या ये भी नहीं कह सकते कि ये अचीव हो गया है, ये भी नहीं कह सकते कि ये अचीव नहीं हुआ है। ठीक है, ये अभी उस पर वर्क कर रहे हैं। देन बेसिक थिसरस रिलेशनशिप। ठीक है, बेसिक थिसरस रिलेशनशिप or the semantic relationship in a thesaurus refers to two type of relationship। thesaurus में दो तरह की relationship को बताया गया है। ठीक है, फर्स्ट hierarchical relationship और दूसरा non hierarchical relationship। the following figures show the different type of relationship displayed in a thesaurus। अब ये हेरार्किकल रिलेशनशिप है। हेरार्किकल रिलेशनशिप को किस तरह से दिखाया गया है? जेनरिक रिलेशनशिप। ठीक है, देन हेरार्किकल में होल पार्ट रिलेशनशिप, यानी होल एंड पार्ट को एक हेरार्किकल फॉर्म में शो किया गया है। इंस्टेंस रिलेशनशिप, देन पॉली हेरार्किकल रिलेशनशिप। ठीक है, और इधर नॉन हेरार्किकल रिलेशनशिप में इक्विवेलेंस रिलेशनशिप एंड एसोसिएटिव रिलेशनशिप। ठीक है, ये सारी रिलेशनशिप हमने पहले भी पढ़ी है। तो हेरार्किकल रिलेशनशिप वो क्या होगी? हेरार्किकल रिलेशनशिप आर बेस्ड ऑन द डिग्री और लेवल ऑफ सुपर सबऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन। ठीक है, where the super subordinate term represent a class or a whole and subordinate term refers it to its member or part। This relationship is four time: genus species relationship, whole part relationship, instance relationship and polyhierarchical relationship। अब देखिए यहाँ पे जो जीनस स्पेसीज रिलेशनशिप है, तो वहां पे एक जीन्स पूरा एक जीन्स का जीन्स दी हुई होती है और उसकी स्पेसीज दी हुई होती है। ठीक है, दैट इज जीनस स्पेसिफिक स्पेसीज रिलेशनशिप लिंक्स genus and species and represent the basics of scientific taxonomy system। as for example for hierarchical relationship indicator broader term and narrower term। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैमल्स दिया हुआ है। ठीक है, और मैमल्स का जो ब्रॉडर टर्म है वो क्या है? वर्टिब्रेट्स। ठीक है, और वर्टिब्रेट्स जो है उसका नैरो टर्म क्या दिया हुआ है? मैमल्स। ठीक है, देन होल पार्ट रिलेशनशिप, तो यानी जो होल क्या है और उसका पार्ट क्या है। अगर साइकिल बाइसिकल को कहें तो बाइसिकल क्या हो गया? होल हो गया, और जो व्हील हो गया बाइसिकल का वो उसका पार्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये होल पार्ट रिलेशनशिप वर्क करती है। होल पार्ट रिलेशनशिप कवर्स सिचुएशंस इन विच वन कॉन्सेप्ट इज इनहेरेंटली includes in another regardless of context, so that the terms can be organized two logical hierarchies, with the whole treated as a broader term as a as for example जैसे कि सेंट्रल नर्व सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल नर्व सिस्टम क्या हो गया? वो एक होल हो गया, यानी ब्रॉडर टर्म है, और उसका नैरो टर्म क्या हो गया? स्पाइनल कोड। ठीक है, और स्पाइनल कोड को अगर लिखेंगे तो उसका ब्रॉडर टर्म क्या होगा? सेंट्रल नर्व सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल नर्व सिस्टम क्या हो गया? वो होल हो गया, और स्पाइनल कोड उसका एक पार्ट हो गया।
Then instance instance relationship. Instance relationship identifies the link between general category of a thing and events expressed by a common noun and individual instance of that category, often a proper noun. ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की बात आएगी. अगर हम जैसे कि माउंटेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो माउंटेन क्या हो गया, माउंटेन एक कॉमन नाउन हो गया. ठीक है, तो वो क्या है, ब्रॉडर कैटेगरी हो गया. और उसका नैरो टर्म कौन सा होगा, हिमालयाज होगा या फिर कोई और माउंटेन आ जाएगा. ठीक है, और जब हिमालय की बात करेंगे तो वहां पे ब्रॉडर टर्म कौन सा होगा, वो माउंटेन रीजन होगा. ठीक है, तो ये कौन सी रिलेशनशिप हो गई, इंस्टेंस रिलेशनशिप हो गई. ठीक है, इसके और अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो आप बहुत सारे इसके एग्जाम्पल भी ढूंढ सकते हैं. आप अगर सोचोगे तो आपको इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे. जैसे अगर आप कहोगे कि मेट्रोपॉलिटन्स इन इंडिया, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन्स इन इंडिया, ठीक है, तो मेट्रोपॉलिटन्स इन इंडिया का ये क्या हो गया, ये एक कॉमन नाउन हो गया, कॉमन टर्म हो गया. और उसका स्पेसिफिक टर्म आप क्या ढूंढोगे, या तो दिल्ली लिख दोगे, मुंबई लिखोगे, तो वो क्या हो गया, स्पेसिफिक मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गई. Then polyhierarchical relationship. Polyhierarchical relationships occur when some concept belong on logical ground to more than one category. For example, the term pianos is assigned to subordinate position on the basis of its generic relationship to two broader terms. In other words, piano would be narrow term to both stringed instrument and wind instrument. ठीक है, तो जहाँ पे कोई टर्म एक से ज्यादा कैटेगरी में फॉल करता है तो फिर आप उसे क्या कहोगे, पॉली हेरार्किकल रिलेशनशिप कहोगे. ठीक है? यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और यहाँ पे विंड इंस्ट्रूमेंट, और पियानो क्या है, इन दोनों में फॉल करता है, इन दोनों दोनों कैटेगरी के अंदर ये आ जाता है. देन नॉन हेरार्किकल रिलेशनशिप, ऐसी रिलेशनशिप जो एक दूसरे से यानी होल पार्ट या जीनस स्पेसिफिक या पॉली पॉलीहेरार्किकल या उस तरह की रिलेशनशिप में फॉल नहीं करती है. ठीक है, जहाँ पे कोई हेरार्किकल रिलेशनशिप नहीं होती है, और उसको हम कहेंगे नॉन हेरार्किकल रिलेशनशिप. रिलेशनशिप बिटवीन टर्म्स अदर देन हेरार्किकल इज कॉल्ड नॉन हेरार्किकल रिलेशनशिप, which may further be grouped as equivalence relationship and associative relationship. Equivalence relationship refers to the relationship between preferred and non-preferred terms, in which each term is regarded as referring to the same concept. When the same concept can be expressed by two or more terms, one of these is selected as a preferred term. A cross-reference to preferred term should be made from any equivalent entries. ठीक है, यानी नॉन प्रीफर्ड टर्म. Reciprocity in the equivalence relationship is expressed by the way of indicator, that is use or see. ठीक है, which lead from a non preferred term to the preferred term, and uf or used for, which lead from preferred entry term to non preferred term. Four basic type of equivalence relationship are evident: synonyms, lexical variants, near synonyms and generic posting. ठीक है, तो यानी इक्विवेलेंस रिलेशनशिप कहाँ होती है, जहाँ पे एक कॉन्सेप्ट के लिए मल्टीपल टर्म्स का यूज किया जा सकता है. ठीक है, और वहां पे फिर हम क्या करते हैं, वहां पे हम किसी एक को प्रीफर्ड टर्म चूज करते हैं और बाकी को नॉन प्रीफर्ड टर्म चूज करते हैं, और फिर उस नॉन प्रीफर्ड टर्म से प्रीफर्ड टर्म पर यूजर को डायरेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सी एंट्री का या यूज एंट्री का
समावेश करेंगे, ठीक है, उस तरह की एंट्रीज बनाएंगे यूजर के लिए, ठीक है। और इक्विवेलेंस रिलेशनशिप कहाँ पे होगी, सिनोनियम्स में होगी, या लेक्सिकल वेरिएंट्स में होगी, या नियर सिनोनियम, जो यानी सिनोनियम्स नहीं होते हैं लेकिन सिनोनियम्स की तरह लगते हैं, ठीक है, और जनरल पोस्टिंग। तो इन सब, ये जो चार है वो इक्विवेलेंस रिलेशनशिप के प्रकार है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बर्ड्स, बर्ड्स को क्या कहा जाता है, एव्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बर्ड्स लिखा है और यहाँ पे एव्स लिखा है, लेकिन जो यूनिफॉर्म टाइटल, जो यूनिफॉर्म टर्म जो है, प्रीफर्ड टर्म है, वो क्या यूज किया गया है, बर्ड्स यूज किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे एव्स लिखा गया है और यहाँ पे क्या लिखा है, यूज बर्ड्स, मतलब एव्स के लिए, इस टर्म के लिए जो बर्ड्स है उसको शो करने के लिए एव्स का यूज नहीं किया गया है, बर्ड्स का यूज किया गया है। बर्ड्स का यूज क्यों किया गया होगा, बर्ड्स एंड एव्स अगर दो टर्म है, ठीक है, अगर आपके पास बर्ड्स एंड एव्स दो टर्म है, तो बर्ड्स का ही यूज क्यों किया जा रहा है, कौन सा प्रिंसिपल हमने पढ़ा है उसके लिए, एनीवन, विच प्रिंसिपल इज बीइंग, कॉमन यूसेज, करेक्ट, ठीक है। तो लोग बर्ड्स ज्यादा यूज करते हैं, एव्स नहीं यूज करते हैं, इसलिए वहां पे बर्ड्स को यूज किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वेसेलिन और पेट्रोलियम जेली, अब यहाँ पे भी हम पेट्रोलियम जेली के लिए वेसलिन जो टर्म होता है उसका यूज ज्यादा करते हैं, इसलिए यहाँ पे वेसलिन को जो है वो प्रीफर्ड टर्म बनाया गया है, ठीक है। देन lexical variants, lexical variant differed from synonyms in that synonyms are different from the for the same concept, while lexical variants are different words form for the same expression. This form may derive from spelling or grammatical variation or from abbreviated form. The following example indicate the preferred grammatical form of टर्म्स, ठीक है। तो लेक्सिकल जो वेरिएंट्स होते हैं यहाँ पे ये सिनोनियम्स नहीं होते हैं, ठीक है। सिनोनियम्स क्या होते हैं, अलग अलग टर्म्स होते हैं एक ही कॉन्सेप्ट के लिए, लेकिन यहाँ पे एक ही टर्म को अलग अलग तरीके के अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, द ग्रामेटिकल फॉर्म फॉर of a term should be noun or noun phrase. Noun used as term are divided into two categories, that is count noun and non-count noun. Count noun are name of object and concept that are subject to question how many but not how much, ठीक है। काउंटेबल में क्या होगा, हाउ मेनी यानी नंबर जहाँ पे फिक्स होते हैं उसे हम काउंटेबल कहेंगे, और नाउन नॉन काउंटेबल क्या होंगे, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। This should be normally expressed as plurals. For example, books, penguins, singers, vertebrates, windows, etc. Mass, that is non-count. Noun are names of material or substance that are subject to question how much, but not how many, ठीक है। तो ये वो होते हैं जहाँ पे हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि, और उस तरह के जो नाउन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सिंगुलर होते हैं, जैसे मिल्क, वाटर, एक्सेट्रा। वेयर द सिंगुलर एंड प्लूरल ऑफ अ टर्म रिप्रेजेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट, सेपरेट टर्म्स फॉर ईच आर एंटर्ड इन द थीसरस, ठीक है। जहाँ पे किसी भी वर्ड का सिंगुलर और उसका प्लूरल, उन दोनों का मीनिंग चेंज हो जाता है, तो उनको क्या करना होगा, उनको अलग अलग इंडेक्स करना होगा, ठीक है। द डिस्टिंक्शन शुड बी इंडिकेटेड बाय ए क्वालिफायर, और उनके बीच में जो डिफरेंस है उसको आपको क्या करना होगा, क्वालिफायर से उसको इंडिकेट करना होगा, ठीक है। सम एग्जांपल्स आर, जैसे कि ब्रिज, ठीक है, ब्रिज एक गेम भी है और ब्रिज एक स्ट्रक्चर भी है, ठीक है। तो ब्रिज अगर गेम है तो उसके लिए आपको उसको ब्रैकेट में क्या लिखना होगा, गेम, और ब्रिजेस हैं, ब्रिजेस मतलब स्ट्रक्चर है,
ठीक है। अब डैमेज दो तरह के होते हैं। डैमेज लीगल में डैमेज का मतलब अलग होता है, और इन जनरल डैमेज का मतलब अलग होता है। तो इन जनरल डैमेज का मतलब होता है इंजरी, और लॉ के अंदर अगर डैमेज को यूज कर रहे हैं मतलब किसी को आपको नुकसान पहुंचाना। ठीक है। देन वुड, वुड एक मटेरियल भी है, और वुड्स मतलब फॉरेस्टेड एरिया भी है। ठीक है। तो उसको आपको क्या करना होगा, क्वालिफायर का यूज करना होगा वहां पे। ठीक है। उसके अलावा देखें, ये नाउन है, उसके बाद एडजेक्टिव में भी इस तरह के आपको एग्जांपल्स मिलेंगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मोबाइल एंड मोबाइल होम्स है। मोबाइल है, मोबाइल फोन भी हो सकता है और मोबाइल होम्स भी हो सकते हैं। एयरबोर्न भी हो सकते हैं और एयरबोर्न ट्रूप्स भी हो सकते हैं। ठीक है। ऑफशोर एंड ऑफशोर ड्रिलिंग, तो यहाँ पे क्या मीनिंग टर्म्स की चेंज हो जाती है, उसके जो एडजेक्टिव यूज करने जो एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं उसके आधार पे टर्म की मीनिंग चेंज हो जाती है। ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल किस चीज के हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं नाउन एंड फ्रेजेस, एडजेक्टिव एंड वर्ब्स। ठीक है। ये सारी ग्रामेटिकल उस पर डिपेंड करता है, और ग्रामेटिकल लैंग्वेज के ऊपर जो डिफरेंसेस आते हैं वो लेक्सिकल वेरिएंट कहलाते हैं। तो ये सिनोनियम से थोड़े अलग होते हैं, ये सिनोनियम्स नहीं होते हैं। ठीक है। एब्रीवेशंस भी आते हैं। ठीक है। अब अगर कोई जैसे यूजीसी अगर मैं कहूँ, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, तो आप उसको यूजीसी लिखोगे या यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन लिखोगे। आप यूनेस्को को यूनेस्को लिखोगे या फिर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन लिखोगे। तो यहाँ पे भी रूल्स क्लियर होना चाहिए कि आप कौन सा टर्म यहाँ पे यूज करोगे, एब्रीविएटेड टर्म यूज करोगे या फिर उसका फुल टर्म यूज करोगे। देन पॉपुलर एंड साइंटिफिक टर्म नेम्स। ठीक है। इफ अ पॉपुलर एंड साइंटिफिक नेम refers to the same concept, the form likely to be sought by the user of the thesaurus should be chosen as preferred term। ठीक है। अगर पॉपुलर और साइंटिफिक टर्म एक ही कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर आपको वो टर्म यूज करना है जो लोग ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है। कॉमन यूसेज में जो ज्यादा आ रहा है। For example, penguins is chosen as a preferred term in a non-technical thesaurus, while a cross-reference from the scientific equivalent, Sphaeniciphorum। ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नेम है पेंगुइन का वो ये है, Sphaeniciphorum। ठीक है। However, Sphaeniciphorum is selected as a preferred term in a zoological thesaurus with a cross reference from a most popular name। ठीक है। तो अगर जनरल थिसरस की बात की जाएगी तो वहाँ पे जो पेंगुइन है उसे प्रीफर्ड टर्म यूज किया गया है अगर वो नॉन टेक्निकल थिसरस है। ठीक है। लेकिन अगर जूलॉजिकल थिसरस है तो वहाँ पे स्पेनिश स्काई फॉर्म्स को क्या किया गया, वहाँ पे उसे प्रीफर्ड टर्म यूज किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर नॉन टेक्निकल और जो जूलॉजिकल थिसरस है वहां पे फिर पेंगुइन से इसे क्या किया गया, एक सी एंट्री बना दी है। ठीक है। क्रॉस रेफरेंस एंट्री भी बनाई जाती है इसमें। तो यानी केवल हमें पॉपुलर टर्म और साइंटिफिक टर्म जब हम यूज कर रहे हैं तो हमें यह भी देखना है कि वो किस तरह का थिसरस है। ठीक है। अगर वो नॉन टेक्निकल थिसरस है तो वहाँ पे पेंगुइन को मेन टर्म यूज किया गया है या प्रिफर्ड टर्म यूज किया गया। अगर जूलॉजिकल थिसरस है जहाँ पे टेक्निकल टर्म्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तो वहाँ पे पेंगुइन को क्या किया गया है, नॉन प्रिफर्ड टर्म की तरह यूज किया गया है। ठीक है। देन नियर सिनोनियम्स। नियर सिनोनियम्स क्या होता है, नियर सिनोनियम्स आर द टर्म whose meaning are generally regarded as different but which are treated as equivalent for the purpose of a controlled vocabulary. The extent to which terms are treated as near synonyms depend in large measure upon the domain covered by the controlled vocabulary and its size.
Near synonyms may include antonyms or represent point on a continuum, as for example sea water and salt water. ओके, स्मूथनेस और रफनेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो नियर सिनोनियम्स होते हैं, तो नियर सिनोनियम्स के बारे में हमने कल भी पढ़ा था। ठीक है, तो इसको जनरली एंटोनियम्स के फॉर्म में लिए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो ये यहाँ पे एक दिया हुआ सी वाटर एंड सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर कहाँ होता है? सी में ही होता है। तो ये एक तरह के क्या हो गए, ये वेरिएंट टर्म हो गए, यानी सिमिलर नियर सिनोनियम्स हो गए। और यहाँ पे देखिए ये स्मूथनेस एंड रफनेस, तो स्मूथ एंड रफ ये दोनों क्या हो गए, ये एंटोनियम्स हो गए। देन जनरल posting, it is a technique in which the name of a class and the name of its member are treated as equivalents, with the broader class name functioning as preferred term, as for example waxes, you have plant waxes। ठीक है, प्लांट वैक्सेस यूज वैक्सेस। ठीक है, तो प्लांट वैक्सेस और वैक्सेस, ठीक है, ये दो टर्म्स है जो सिनोनियम्स है एक तरह के। ठीक है, इक्विवेलेंट है, तो वहां पे कौन सा टर्म्स यूज किया गया है? जो ब्रॉडर टर्म है उसे यूज किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, प्लांट वैक्सेस है लेकिन यूज किसे किया गया है? वैक्सेस को यूज किया गया है। ठीक है, तो जो ब्रॉडर टर्म होता है यहाँ पे उसे ज्यादा यहाँ पे यूज किया जाता है। देन एसोसिएटिव रिलेशनशिप। एसोसिएटिव रिलेशनशिप क्या होती है? दिस रिलेशनशिप कवर्स एसोसिएटिव between terms that are neither equivalent nor hierarchical। ठीक है, ये ऐसी रिलेशनशिप होती है जो इक्विवेलेंट भी नहीं होती है और ना ही उसके इक्विवेलेंट ना ही हायरार्किकल होती है। Yet the terms are semantically or conceptually associated to such an extent that the link between them is made explicit in the thesaurus, on the ground that it may suggest additional term for the use in indexing or retrieval। ठीक है, तो ये एक दूसरे के ना तो इक्विवेलेंट होते हैं, ना ये एक दूसरे के हायरार्किकल रिलेशनशिप में होते हैं, फिर भी उनकी रिलेशनशिप ऐसी होती है कि वो इंडेक्सिंग के लिए और एडिशनल टर्म प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है? द एसोसिएटिव रिलेशनशिप यूज्ड इन थिसरस इंडिकेटेड बाय द एब्रिविएशन आरटी, रिलेटेड टर्म्स। ठीक है, जो एसोसिएटिव रिलेशनशिप होती है तो थिसरस में उसको आरटी के तौर पे, आरटी जो एब्रिविएशन है उसके थ्रू इंडिकेट किया जाता है। एज अ जनरल गाइडलाइन, whenever one term is used, another term should always be implied within the common frame of reference shared by the use of the thesaurus. Either the following type of terms can be linked by the associative relationship। ठीक है, दो तरह के टर्म्स को एसोसिएटिव रिलेशनशिप में ले सकते हैं। फर्स्ट है दोज बिलोंगिंग टू द सेम कैटेगरी। ठीक है, उसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। और एक ऐसे होते हैं जो उस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है, या जो डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए शिप्स एंड बोट्स। ठीक है, अब ना ही ये एक दूसरे से रिलेवेंट है, ठीक है, ना ही ये एक दूसरे के क्या है, सबऑर्डिनेट है। ठीक है, या उसकी हेरार्किकल रिलेशनशिप है, लेकिन ये क्या है, एक दूसरे से रिलेवेंट है, एसोसिएटेड यानी रिलेटेड टर्म्स है उसके। ठीक है, ये इसके ये शीप और बोट्स एक दूसरे के सिनोनियम्स भी नहीं है और एक दूसरे की हायरार्किकल रिलेशनशिप में भी नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है ना। तो ये कौन सी रिलेशनशिप हुई? ये एसोसिएटिव रिलेशनशिप होगी। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ कारपेट्स एंड रग्स। ठीक है, कारपेट बड़े होते हैं, रग्स उससे थोड़े अलग होते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के सिनोनियम्स भी नहीं है और ना ही एक दूसरे के क्या है, हायरार्किकल रिलेशनशिप में है, लेकिन ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, एक ही कैटेगरी के अंदर ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, रग्स एंड कारपेट्स दोनों को आप बिछाते हो घर में,
शिप्स एंड बोट्स दोनों पानी में चलते हैं, तो ये एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब ऐसे ऐसे टर्म्स भी हैं जो एक दूसरे से एक ही कैटेगरी में नहीं होते हैं, अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब जो एक कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें यहाँ पे प्रोसेस एंड एजेंट के तौर पे दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट इज टेम्परेचर कंट्रोल। अब प्रोसेस क्या है, टेम्परेचर कंट्रोल, और उसका एजेंट क्या होगा, थर्मोस्टेट। ठीक है, तो प्रोसेस टेम्परेचर कंट्रोल है, और उस टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए क्या यूज किया जाता है, थर्मोस्टेट, यानी ये उसका क्या रिलेटेड टर्म हो गया। ठीक है, अब ये दोनों जो है ये एक कैटेगरी से आप जो अभी से पढ़ोगे तो ये बिलोंग नहीं करेंगे। टेम्परेचर कंट्रोल इज समथिंग एल्स, और थर्मोस्टेट क्या है, एक तरह का टूल हो गया। ठीक है, और थर्मोस्टेट का रिलेटेड टर्म फिर क्या हो गया, टेम्परेचर कंट्रोल, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। तो यानी दोनों टर्म जो है ये एक कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए, इन्फ्लेमेशन और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स। ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स को किस चीज से रिलेट किया गया है, इन्फ्लेमेशन के साथ। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, यानी एक दूसरे से एक कैटेगरी में फॉल नहीं करते, अलग अलग कैटेगरी में फॉल करते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में एक तरह की रिलेशनशिप बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस है और ये उसका काउंटर एजेंट है। ठीक है, अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स यूज करोगे। देन यहाँ पे तीसरा जो एग्जांपल दिया हुआ है वो क्या है, एक्शन एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, अब पोलिंग जो है वो एक्शन है, और पोलिंग किस लिए किया जाता है, पब्लिक ओपिनियन के लिए, जबकि पोलिंग ओपिनियन और पब्लिक ओपिनियन एंड पोलिंग दोनों एक कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक तरह की रिलेशनशिप बनी हुई है। देन यहाँ पे एक्शन एंड प्रोडक्ट, तो एक्शन क्या हो गया, वीविंग, और प्रोडक्ट क्या हो गया, क्लॉथ। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट एग्जांपल है हार्वे एक्शन एंड टारगेट। एक्शन क्या हुआ, हार्वेस्टिंग, और टारगेट क्या है, क्रॉप्स। ठीक है, तो ये भी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन एक कैटेगरी में फॉल नहीं करते, लेकिन इन दोनों को एसोसिएटिव रिलेशनशिप के थ्रू जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, सारे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, देन तीसरो फैसेट। तीसरो फैसेट क्या होता है, जहाँ पे एक थीसरस और क्लासिफिकेशन दोनों का यूज किया गया होता है, जहाँ पे उसे कहा जाता है तीसरो फैसेट। A thesaurus and a faceted classification for engineering and related topics was developed from the English Electric Company, that is faceted classification for engineering, the first edition of which was published in 1958. Thesrophyset came about when the third edition of faceted classification of engineering, published in 1961, was up for revision. This system was used for organizing documents belonging to the libraries of the Corporation of English Electric. However, with the growing trends, science and technology, and the need of using computer techniques and the post-coordinate indexing, a decision was taken in 1967 to commission Jean Edson, a member of classification research group, to review the indexing need of the company, and the result of that review was the compilation of a new and improved fourth edition of faceted classification system called Thesropfacet, published in 1970. In the fourth edition, alphabeticalized index to the classification scheme was replaced with the thesaurus. ठीक है, तो यहाँ पे
इसका थोड़ा सा हिस्ट्री दिया गया है कि साइंस एंड टेक्नो एक ऑर्गेनाइजेशन थी जहाँ पे क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप ने वहाँ पे एक रिसर्च किया। वहाँ पे जो टूल्स हो यूज़ हो रहे थे उन टूल्स को उन्होंने जब स्टडी किया तो उन्होंने ये देखा कि इन टूल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है। और वहाँ पे जो यूज़ कर रहे थे वहाँ पे क्या कर रहे थे वो लोग फेसेटेड क्लासिफिकेशन फॉर इंजीनियरिंग यूज़ कर रहे थे। ठीक है। इंजीनियरिंग के लिए स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन स्कीम बनी हुई थी, उसको वो यूज़ कर रहे थे। और वहाँ पे उसे क्या किया गया, वहाँ पे उस क्लासिफिकेशन स्कीम को थोड़ा और क्या कर दिया गया, मॉडिफाई कर दिया गया। ठीक है। और 1970 में एक थीसरो फेसेट नाम का एक फेसेटेड क्लासिफिकेशन सिस्टम पब्लिश हुआ। ठीक है। और इसके अंदर जो इंडेक्स था उस इंडेक्स को एक थीसरस से रिप्लेस कर दिया गया। तो ये एक तरह से क्या हो गया, थीसरो फेसेट हो गया। ठीक है। थीसरो फेसेट कवर्स द होल फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बट सब्जेक्ट्स आर ट्रीटेड इन वेरिंग डेप्थ एंड ओनली इंजीनियरिंग एंड एलाइड फील्ड वर कवर्ड एग्जॉस्टिवली। ठीक है। तो थीसरो फेसेट जो था उसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर किया गया था, लेकिन इसमें केवल इंजीनियरिंग एंड एलाइड इंजीनियरिंग या उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स थे उनको एग्जॉस्टिवली कवर किया गया था। ठीक है। बाकी को अ, ठीक है, बाकी के जो सब्जेक्ट्स थे साइंस और टेक्नोलॉजी के उसको उसमें कवर किया गया था, लेकिन इंजीनियरिंग पे ज़्यादा जोर दिया गया था। फुल सब्जेक्ट कवरेज इंक्लूड्स इंजीनियरिंग एंड फील्ड डायरेक्टली रिलेटेड टू इंजीनियरिंग लाइक कंप्यूटर मेजरमेंट टेस्टिंग फिजिक्स एंड मैनेजमेंट। रिलेवेंट मैनेजमेंट रिलेटेड कॉन्सेप्ट वर बोरोड फ्रॉम द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस स्टडीज। ठीक है। अब जैसे मैनेजमेंट को भी वहाँ पे इंक्लूड किया गया था, तो मैनेजमेंट रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स थे उसको कहाँ से लिया गया, उसको क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस स्टडीज, ये जो लंदन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडी की थी वहाँ से उन मैनेजमेंट रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे उनको वहाँ से लिया गया। ठीक है। ये केवल हिस्ट्री है, थोड़ा सा इसको आप पढ़िएगा, इसको भी मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, ये मैं पढ़ लेता हूँ। Thesaurus facet is considered as a multi-purpose retrieval language tool because it has classification schedule and a faceted thesaurus। ठीक है। तो इसमें क्लासिफिकेशन शेड्यूल भी था और एक thesaurus भी था। The classification consists of main class and facet and the notation system that consists of letters in upper case and numbers from 2 to 9। तो इसमें जो क्लासिफिकेशन थी उसमें दो तरह के नोटेशन यूज हो रहे थे, अल्फ़ाबेट्स भी यूज हो रहे थे और नंबर्स भी यूज हो रहे थे। जो अल्फ़ाबेट थे वो अपर केस में यूज हो रहे थे और जो नंबर थे वो 2 to 9 यूज हो रहे थे। ठीक है। द फेसेटेड thesaurus is the key to the uniqueness of the tool because it offers to the user option to the identify topics within the system। Because of two are linked, each term in the system appears twice। ठीक है। अब जिसमें दो चीजें थी इसलिए हर टर्म जो था, हर कॉन्सेप्ट था, हर कॉन्सेप्ट जो सिस्टम में था वो दो बार आ रहा था। ठीक है। वंस इन द शेड्यूल एंड वंस इन द थीसरस। एक बार वो क्लासिफिकेशन में आ रहा था और एक बार वो थीसरस में आ रहा था। with the notation that links two parts together। However, the information given about the term in the thesaurus is not the same information given about the term in schedule। ठीक है। जो thesaurus में जो information दी गई थी वो सेम information शेड्यूल में नहीं थी। The two part of the system are complementary and should be used conjunctively conjunctively and not separatedly। ठीक है। उनको अलग अलग यूज नहीं करना था, उनको एक साथ यूज करना था। ठीक है। Thesaurus facet can be used for arrangement of books on the shelves and arrangement of entities in the subject categories। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों का उसका यूज़ हो रहा था, वो बुक्स को शेल्फ में अरेंज करने के लिए भी यूज़ हो रहा था, काम में आ रही थी, प्लस सब्जेक्ट कैटलॉग में एंट्रीज को अरेंज करने के लिए भी वो यूज़ हो रहा था। फर्दर द इंडेक्स टर्म आर इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन इंडेक्सिंग एंड सर्चिंग। ठीक है।
जो टर्म्स थे इंडेक्स किए हुए जो टर्म्स थे उसका फिर इंडेक्सिंग में यूज हो रहा था और सर्चिंग में यूज हो रहा था. इफ वी वर आस्क्ड इंफॉर्मेशन ऑन डॉक्यूमेंटेशन, we turn the thesaurus and we find documentation, use information science. ठीक है. तो अगर यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि अगर हमने जब डॉक्यूमेंटेशन के लिए कुछ ढूंढा, जब हमने डॉक्यूमेंटेशन ढूंढा तो वहाँ पे ये लिखा हुआ आया था डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज इंफॉर्मेशन साइंस. मतलब डॉक्यूमेंटेशन के लिए उन्होंने इंफॉर्मेशन साइंस को यूज, इंफॉर्मेशन साइंस टर्म को यूज किया गया था. और जब उन्होंने इंफॉर्मेशन साइंस ढूंढा तो इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर उन्हें डॉक्यूमेंटेशन मिला और लाइब्रेरियनशिप मिली. ठीक है. और लाइब्रेरी साइंस जब उन्होंने ढूंढा तो वहाँ पे उन्होंने, यहाँ पे उन्हें क्या मिला, रिलेटेड टर्म में कम्युनिकेशन मिला, डेटा प्रोसेसिंग मिली और इंफॉर्मेशन थियरी मिली. उसके साथ साथ लाइब्रेरियंस भी एक टर्म उन्हें मिला. We also see the notation to the right and we are told to look at ZR in the classification schedule. At ZR in the classification schedule we find the thesaurofacet divided information science using the subjects and facets. ठीक है. मेन क्लास, सब्जेक्ट फील्ड, फंडामेंटल फेसेट, सब फेसेट एंड हेरार्कीज एंड एरेस. तो जब उन्होंने ZR पे ढूंढा तो ZR पे क्या था, इंफॉर्मेशन साइंस थी. फिर ZR का जो पार्ट 2 था वहाँ पे लाइब्रेरीज थी और लाइब्रेरीज को उन्होंने बाय टाइप क्लासिफाई किया हुआ था. ठीक है. तो नेशनल लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, म्यूनिसिपल लाइब्रेरी, कंट्री लाइब्रेरीज एंड एजुकेशनल लाइब्रेरी, इतने भागों में डिवाइड किया गया था. ठीक है. उसके बाद बाय मैनेजमेंट डिवाइड किया गया था. तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट, ठीक है, बाय इक्विपमेंट भी डिवाइड किया गया था लेकिन वहाँ पे उन्हें कोई टर्म नहीं मिला. ठीक है. ये तो कुछ एग्जाम्पल्स है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सारे याद करना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा. ठीक है. क्योंकि ये पूरा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि वहाँ पे किस तरह से जो तीसरा फेसेट था वहाँ पे किस तरह से क्लासिफिकेशन किया हुआ था. ठीक है. तो इंफॉर्मेशन साइंस को लाइब्रेरी में डिवाइड किया गया, फिर लाइब्रेरी को और ज़्यादा टाइप्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया. ठीक है. उसके अलग अलग तरीके से उसको उसको जिस तरह से सब डिवाइड किया गया था उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है. ठीक है. क्लास और रस ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको जाने दीजिए, आप छोड़ दीजिए इसको. ठीक है. ये आपका कंप्लीट हो गया. ठीक है. अब लाइब्रेरी ऑफ, दो सब्जेक्ट हेडिंग आएगी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग और CS लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, ये हम कल पढ़ेंगे. ठीक है. तो आज हमने जो जो चीज़ें कवर की है, काफ़ी लेंदी ये चैप्टर है. ठीक है. तो टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग लैंग्वेज यही हम कवर कर पाए आज. ठीक है. क्लासिफिकेशन स्कीम्स हमने कवर की, सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा, थिसरस पढ़ा एंड थिसरोफेसेट पढ़ा. क्लास हमने छोड़ दिया, वो आप पढ़िएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक है. तो इतना आज हमने कवर किया. इसमें अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो.